हाय गाइस, वेलकम टू बीटीएस ब्रिज टू सक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एंड आई होप शानदार जानदार और जबरदस्त होंगे। चलिए, अभी अभी हम लोगों ने ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाता इसलिए मैंने कट कर दिया उसको, इंट्रोडक्शन को अलग, कंटेंट को अलग। उस पर हम लोगों ने बात किया था जस्ट अभी कि हुआ क्या है, एनवायरमेंट में करना क्या है, क्या करना है। अब वहीं से हम लोगों ने दो पड़ाव पे लेके आए हैं चीजों को। इस टॉपिक में दोनों पढ़ना है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वो पढ़ लीजिए, बाद में ये पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो पढ़ाने वाला हूं अभी, पहले मैंने अभी बताया था जस्ट पिछले लेक्चर में कि मैं जानना चाहता हूं कि पॉपुलेशन का फोरकास्टिंग क्या होगा, फिर मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है। बड़े ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए। तो मेरा टॉपिक क्या है? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। नाम से समझ में आ रहा है कि पॉपुलेशन फोरकास्ट करना है, मतलब पॉपुलेशन का अनुमान लगाना है। ये कभी भी फिक्स्ड नहीं है। ये सब जो बातें हम लोग कर रहे हैं ना, ये एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर बातें कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज के ऊपर बातें कर रहे हैं कि कितना पॉपुलेशन होगा आने वाले 10 साल में, आने वाले 20 साल में, आने वाले 30 साल में। मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे, और जो हम लोग यूज करते हैं, आप देखते होंगे इंडिया में भी हर एक 10 साल, इसको टेक्निकली बोलते हैं पर 10 ईयर, या मैं बोलूं पर डिकेड। 10 ईयर को हम लोग सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं? डिकेड। मतलब हर एक 10 साल के बाद आप देखते हो इंडिया में जनगणना होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग होता है। ठीक है। जो फोरकास्टिंग है, मतलब फ्यूचर का पॉपुलेशन कितना होने वाला है, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूं तो हम लोगों को क्या होता है, जैसे जनगणना हुआ, पॉपुलेशन का काउंटिंग हुआ। मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे 2000 में पॉपुलेशन का काउंटिंग हुआ, फिर 2010 में हुआ। 2000 में जो पॉपुलेशन का काउंटिंग हुआ होगा, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, अलग अलग पंचायत में जाकर के, अलग अलग गांव में जाकर के काउंटिंग हुआ होगा। वो सारे के सारे डाटा जो होते हैं हमारे सेंसस वाले के पास रखे रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे ये चीज बताना होगा कि मान लीजिए मैं दिल्ली में रह रहा हूं या नोएडा में रह रहा हूं, यहां का पॉपुलेशन अगर पिछले 10 ईयर पहले अगर देख रहा होगा, जब बना रहा होगा, नई सिटी मान ली बन रहा होगा, अपार्टमेंट टाइप पे सिटी बन रहा होगा, चाहे किसी भी सोसाइटी बन रहा होगा, वहां पे जो सीवर सिस्टम या वाटर का जो सिस्टम यूज हो रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या अभी पाइपिंग सिस्टम देखे, ट्रीटमेंट प्लांट देखे, ये सब पूरा ये 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले सोच करके बनाया गया है कि 40 साल बाद ये पॉपुलेशन होगा, 30 साल बाद ये पॉपुलेशन होगा, 50 ईयर बाद ये पॉपुलेशन हुआ होगा। अब ये डिफाइन जो करते हैं हम लोग, ये सब पूरा का पूरा ये प्रोबेबिलिस्टिक चीजें हैं, एक्यूरेट नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, एक्यूरेट नहीं है। चाहे एक्स मेथड यूज कर लीजिए, वाई मेथड यूज कर लीजिए, जेड मेथड यूज कीजिए, ये एक्यूरेट नहीं है, ये एक अनुमान है। और जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं, सारे के सारे पास्ट रिकॉर्ड को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन फोरकास्ट कर रहे हैं। पास्ट रिकॉर्ड लेकर के, पास्ट के डाटा को देखते हुए हम लोग देखना चाह रहे हैं कि आगे का चीजें क्या हुआ। अब बात यह कि पॉपुलेशन बढ़ना, पॉपुलेशन घटना, ये बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे ध्यान से देखिएगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ होने का, ध्यान से देखना, पॉपुलेशन ग्रोथ होने का कुछ फैक्टर है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कब हो सकते हैं। यह डिपेंड करेगा कि बर्थ रेट क्या है। समझिएगा, बर्थ रेट क्या है, BIRTH, बर्थ रेट क्या है। और दूसरा डिपेंड यह भी करेगा कि डेथ रेट क्या है।
तीसरा चीज ये डिपेंड करेगा कि इसका माइग्रेशन वैल्यू क्या है। अब माइग्रेशन होने का, यहां पे मैं थोड़ा सा सोशल टाइप पे बात करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि माइग्रेशन जो है वो क्यों होता है, क्यों, क्या वजह है माइग्रेशन होने के। इसके बहुत सारे वजह हैं। बर्थ का तो वजह मुझे नहीं पता कि वजह क्या है बर्थ। अब जैसे लॉकडाउन है हुआ 6 मंथ, इसमें बर्थ रेट ऑटोमेटिकली 9 मंथ के बाद आप देखेंगे, 5 to 6 मंथ के बाद देखेंगे कि इसका बर्थ रेट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। डेथ रेट भी थोड़ा सा क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। बात समझिएगा। डेथ रेट, ये जो डेथ रेट है ये कोई पेंडेमिक सिचुएशन का रेट नहीं है, ये नेचुरल डेथ रेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे अभी मैं इसको क्लियर करता हूं, जैसे कोरोना में डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ा है, इंडिया फिर भी बच गया, ठीक है, लेकिन फिर भी बढ़ा है, नेचुरली से ज्यादा हुआ है। तो हम लोग ये पेंडेमिक सिचुएशन पे डेथ रेट को काउंट नहीं करते हैं, हम लोग ये जनरल सिचुएशन पे डेथ रेट को काउंट करते हैं, बर्थ रेट को काउंट करते हैं। बर्थ रेट क्या है, फिर माइग्रेशन के ऊपर हम लोग ये 3 फैक्टर के ऊपर डिसाइड करते हैं कि पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या होने वाला है। बात समझिएगा। जैसे लॉकडाउन में खूब लोग अपना काम किए हैं ढंग से, बर्थ रेट खूब बढ़े हैं, आप देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, ठीक है, ये तो पार्ट है लाइफ का। तो डेथ रेट जो है ये भी बढ़ा होगा, ये। अब बात ये समझिएगा, इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि जैसे मोदी जी 5 साल पहले 10 साल पहले बोलते थे 125 125 करोड़, अगले इलेक्शन में 5 साल बाद बोलने लगे 130 करोड़ जनता। अब कुछ कुछ जगह पे बोला जा रहा है 135 करोड़ जनता। गिनती तो हुआ नहीं, उनको कैसे पता? एक अनुमान लगा रहे हैं कि पास्ट लाइफ में 10 साल पहले जो हुआ था उसमें 10 करोड़ के आसपास बढ़ रहा था, तो 5 साल के बाद लगभग 5 करोड़ बढ़ा होगा, ये अनुमान है। ये ऐसा क्या किया गया है, फॉरकास्ट किया गया है, अनुमान लगाया गया है। तो ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब बर्थ रेट कोई एक्सप्लेनेशन है इसमें, अब भाई कौन कितना पैदा कर रहा है ये तो सिचुएशन बताएगा। ये अलग अलग कम्युनिटी के ऊपर बात कर पाएंगे हम लोग, अलग अलग सिचुएशन के ऊपर बात कर पाएंगे। अब पढ़े लिखे लोग हैं मान लीजिए तो एक ही करके बस खुश, और गांव में चले जाओ तो एक के साथ हैं, एक के साथ दर्जन भी है, पूरा क्रिकेट टीम भी है। अब इनका बर्थ रेट और इनका बर्थ रेट में अंतर तो है ना भाई। तो हम लोग ये सब बातें नहीं करते हैं, ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ये ओवरऑल बातें करते हैं। इतना डिस्क्रिमिनेशन हम लोग नहीं करते हैं कि बर्थ रेट इसका 7, इसका 1, इसका ये, ऐसा नहीं। अब बर्थ रेट तो ऑटोमेटिकली ज्यादा है, डेथ रेट थोड़ा सा कम है, इसके रेस्पेक्ट में तो इन दोनों का इफेक्ट अगर देखूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉपुलेशन क्या हो रहा होगा, ग्रोथ हो रहा होगा। पॉपुलेशन क्या हो रहा होगा, ग्रोथ हो रहा होगा। मान लीजिए एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लीजिए 2010 में कोई काउंट करने के लिए आया था, तो उस टाइम बेबी, अभी पूरा का पूरा बेबी जो था वो बच्चा बाहर नहीं आया था, मान लीजिए, ठीक है, इन्फेंट ही है मान लो। जैसे ही ये 10 साल बाद 2020 में काउंट करने आएगा तो ये भी नंबर बढ़ जाएगा। जो, अब ध्यान से देखना, ये सब बातें मैं अब मजाक में मत लीजिएगा, मैं इसको रिलेट करूंगा अपने मेथड से। जो बंदा इस टाइम पे 20 साल का रहा होगा उसके 25 साल में मैरिड हुआ होगा, शादी हुआ होगा। इसके 2 साल बाद फिर से इसके प्रोडक्ट एक और आ गए होंगे। बात समझिएगा। तो फिर से देखो पॉपुलेशन ग्रो हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। इसके 2 भाई और थे तो यहां से भी एक और गए, यहां से भी एक और आए, एक और आए, पॉपुलेशन ग्रो हुआ कि नहीं। हो सकता है इस फैमिली में कोई दादाजी रहे होंगे 80+ ईयर के, तो हो सकता है 10 ईयर के बाद ये नहीं रहे होंगे, तो इनका रेट क्या हुआ, 1 घट गए। और इंक्रीमेंट का ताकत कितना है, 3 है, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे।
तो टोटल पॉपुलेशन क्या हुआ, बढ़ा कि नहीं इसके रेट से। और ऑब्वियसली जब भी ग्रोइंग स्टेज में, डेवलपिंग स्टेज में होता है, कोई पैंडेमिक सिचुएशन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा बर्थ रेट हमेशा ज्यादा होता है, डेथ रेट कम होना भी चाहिए। पैंडेमिक की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, कोई महाकाल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कोई खराब सिचुएशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, डेंजरस, जैसे कोरोना हुआ, ऐसे कुछ और भी हो सकते हैं। माइग्रेशन का पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। यहां से हो सकते हैं थ्योरी ये लिखने के लिए 5 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे, हो सकते हैं आए हैं और ईएस में आए हुए हैं, बड़े ध्यान से देखना। माइग्रेंट जो है या माइग्रेशन जो है, ये बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, लॉजिक कुछ और हो सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, देखना समझ में आएगा थोड़ा सा डिटेल से। फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, माइग्रेशन का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, ये आपको समझना है। मैं समझाऊंगा इस पे डिटेल से कि पॉपुलेशन ग्रो का फैक्टर क्या है। सबसे पहली बात तो जनरली जो माइग्रेशन होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होता है। सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या है, माइग्रेशन है। दूसरे सिस्टम क्या हो सकता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हो सकता है। ये सब का नोट्स मिल जाएगा, बस आपको समझने से ध्यान देना है। डेवलपमेंट प्रोग्राम से हो सकता है रिलेटेड। तीसरे सिचुएशन में क्या हो सकते हैं, सोशल फैसिलिटीज के लिए हो सकते हैं। ध्यान से देखना, सोशल, मैं इस पे एक्सप्लेन करूंगा, फैसिलिटीज हो सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन लिंक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कम्युनिकेशन लिंक। मैं बस अभी पॉइंट लिख रहा हूं आपसे डिस्कशन करके, कम्युनिकेशन लिंक हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, कम्युनिटी लाइफ हो सकते हैं या टूरिज्म हो सकते हैं। तो मैं दोनों के एक ही साथ लिखता हूं, टूरिज्म हो सकते हैं और कम्युनिटी लाइफ हो सकते हैं। दोनों अलग अलग हैं या एक ही जगह पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये फ्लक्चुएटिंग रहेगा कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट जो है अनसीन हो सकता है, जो कि आपको दिख नहीं रहा है, अनसीन मैनर में हो सकता है। जैसे कोई अर्थक्वेक आ जाए, कहीं पे फ्लड हो जाए, या कोई एक स्पेसिफाइड लोकेशन में कोई बहुत बड़ा महामारी फैल जाए। बात समझ रहे हैं ना, ये सब सिचुएशन आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनफॉरसीन फैक्टर। इसको पूरा लिखते हैं, अनफॉरसीन फैक्टर, अनफॉरसीन फैक्टर। बस आप समझने पे ध्यान देंगे, एज इट इज नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, सोशल फैसिलिटीज क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, अनफॉरसीन फैक्टर तो आपको समझा दिया कि अर्थक्वेक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक होगा। मुझे पहले से थोड़ा सा मौसम विभाग और ये पूरा जो अर्थक्वेक सिस्टम का पूरा जो ये है डिपार्टमेंट, वो पहले से बता रखा कि उस टाइम पे हो सकता है अर्थक्वेक आए, और जो उसका रेंज जो है वो ज्यादा है, खतरनाक अर्थक्वेक आने वाले हैं, तो यहां से हम लोग हटा करके लोकेट कर देते, रीलोकेशन में डाल देते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बोलिए, वो क्या हो सकते हैं, वो दूसरी जगह पे रीलोकेट हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइग्रेशन। अब बात समझने वाली बात यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। मान लीजिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं बिहार में, तो हम लोग बोलते हैं कि यहां के लोग, जनता लोग क्यों बेरोजगार ज्यादा है। वजह हम लोग बार बार बोलते हैं कि वहां पे कोई भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट हुआ ही नहीं है डेवलप, तो वहां के लोग को नौकरी के लिए दूसरे जगह पे जाना चाहते हैं। ये देखो, मैं इसी एग्जांपल में मैंने 2-3 फैक्टर को समझाया। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बताया कि अगर प्लांटेशन हम लोग करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, INDUSTRIALIZATION,
अगर मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन करता हूं तो मुझे लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए, जमीन चाहिए। वहां से बंदे को क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। ये तो एक पोर्शन हुआ। डेवलपमेंट प्रोग्राम करना होगा तो मान लीजिए हम लोग को रिवर का रिजर्वायर बनाना है, रिवर के थ्रू रिजर्वायर कहीं पे बनाना है, डेवलप करना सिस्टम को। जो नेशनल, मान लीजिए कुछ रेलवे का कारखाना बनाना है, रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाना है, ऐसे नेशनल इंटरेस्टेड चीज हम लोग बना रहे हैं, नेशन वाइज इंटरेस्टेड चीज हम लोग बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को क्या चाहिए, वहां से लोगों को खाली कराएंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइग्रेशन। तो कहीं ना कहीं वहां से उठ के जाएंगे तो पॉपुलेशन तो ग्रो हुए, ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट क्या है, सोशल फैसिलिटीज। ये बहुत बड़ा फैक्टर है माइग्रेशन का। जैसे हम लोग बात करते थे ब्रेन ड्रेन का, मैं थोड़ा सा इधर उधर भी चर्चा करूंगा, एनवायरमेंटल है, सोशल भी चीजें समझनी चाहिए। ब्रेन ड्रेन, जैसे पहले मनमोहन सिंह के सरकार के पहले, मतलब जब थे स्टार्ट हुए थे उस टाइम पे, पहले क्या होता था, आईआईटी आईआईएम से पढ़ते थे और अमेरिका वाला उनको बुला लेता था ज्यादा पैसे दे करके, पढ़ रहे हैं हमारे पैसे से, सरकार के पैसे से, और सेवा दे रहे हैं जाकर के, अमेरिका का ग्रोथ कर रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया का ग्रोथ कर रहे हैं, कोई इंग्लैंड का ग्रोथ कर रहे हैं, कोई न्यूजीलैंड के। ये एक माइग्रेशन था ही, तो माइग्रेशन तो था। यहां पे वहां पे जो माइग्रेशन था उसको हम लोग बोल रहे थे ह्यूमन माइग्रेशन, नहीं बात कर रहे थे वहां पे, हम लोग बोल रहे थे उसको अलग टाइम नाम दिए थे ब्रेन ड्रेन। मतलब मेरा दिमाग जो है ना वो ड्रेन होकर के कहीं और चला जा रहा है। जो हमने पढ़ाने पे खर्च किया आईआईटी वाले को, आईआईएम वाले को, वो पढ़ तो यहां से रहे हैं लेकिन अपने फायदे के लिए वो कहां जाकर के अमेरिका को डेवलप करके फायदा पहुंचा रहे हैं। दैट इज ब्रेन ड्रेन। ये भी एक तरीके का माइग्रेशन ही है कि यहां के लोग उठ करके कहीं और कंट्री में चले गए। ये तो चलिए एक हाई लेवल माइग्रेशन हुआ जो कि कम होता है, इससे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के ऊपर फर्क हमारे यहां नहीं पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका में पड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी कम पॉपुलेशन है। तो यहां से बहुत लोग जाएंगे तो उनके लिए बहुत हो जाएंगे, यहां से कम लोग भी जाएंगे वहां बहुत हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, मेडिकल के लिए जा रहे हैं कहीं पे, ये भी एक माइग्रेशन है। जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जो भीड़ है आप देखते होंगे कि वो भीड़ किसके लिए है, स्टूडेंट लाइफ का सबसे ज्यादा क्राउड जो है वो कहां है, यहां है। अगर आईटी के कोरस्पॉन्डिंग बात करोगे तो सबसे ज्यादा भीड़ कहां है, बेंगलोर में है। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, हैदराबाद में है। ये सब का क्या, सब के सब हैदराबाद वाले ही लोग हैं, सबके सब बेंगलोर वाले ही लोग हैं, दिल्ली में सबके सब दिल्ली लोग ही हैं। माइग्रेशन। अब यहां पे जो हल्ला होता है वहां पे बोलता है कि माइग्रेशन होकर के सबसे ज्यादा कहां का आया है, यूपी का, बिहार का आया है। अब भैया बिहार में सबसे ज्यादा ज्यादा बेरोजगारी है, तो ढूंढने के लिए फैसिलिटीज उतना अच्छा नहीं है मान लीजिए, तो कहां पे आएंगे, दिल्ली में आएंगे फैसिलिटी। तो इसके वजह से इसको बोलते हैं सोशल फैसिलिटीज के वजह से भी माइग्रेशन पॉसिबल है, और ये अच्छे खासे वेटेज में है। मान लीजिए दिल्ली का सिचुएशन कुछ और है और यहां पे माइग्रेशन के वजह से लोग कमाने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए माइग्रेशन होकर के आए हैं, तो यहां का पॉपुलेशन क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां, दिल्ली का है कि नहीं है। ये चीजें, कम्युनिकेशन लिंक जो है, कनेक्टिविटी है। अब जैसे गांव से लोग छोटे शहर में पलायन हो जाते हैं, उनका पर्पस क्या है, मान लीजिए फार्मिंग के बारे में बात करूं, सब्जी मान लीजिए पैदा कर रहे हैं और सब्जी बेचने का कंडीशन ही नहीं है, तो क्या करेंगे, लिंक ढूंढेंगे कि मैं अपना चीजों को कैसे ट्रांसफर कर दूं इजीली, मार्केट में कैसे चला जाऊं, मंडीज में कैसे प्रोवाइड करा जाऊं। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन लिंक है। यहां से क्या डेवलप होते हैं, कम्युनिकेशन लिंक के वजह से भी क्या हो सकते हैं, माइग्रेशन हो सकते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, गांव से थोड़े से हट करके लोकल टाउन में जाकर के क्या होते हैं, स्टेब्लिश होना चाहते हैं, क्योंकि गांव का फैसिलिटी थोड़ा आज के डेट में इंडिया का गांव का फैसिलिटी बड़ा पुअर है और शहर में चीजें मिल जाती हैं अच्छे खासे। ये है टूरिज्म का मतलब क्या है, टूरिस्ट लोग हैं, टूरिस्ट फैसिलिटीज हैं। कहीं पे मान लीजिए, अब जैसे कहीं पे मतलब एक एग्जांपल तो लेना ही पड़ेगा, मान लीजिए मंदिर में कोई पूजा हो रहा है किसी भगवान का, वहां से लोग आ गए लाख लोग। अब यहाँ पे लाख लोग आए हैं तो उनका पानी यूज करेंगे कि नहीं, दिल्ली में आए दिल्ली का पानी यूज करेंगे कि नहीं। अब दिल्ली सरकार को, दिल्ली म्यूनिसिपैलिटीज को चाहिए कि नहीं कि यहाँ पे 1 लाख लोग आए हैं तो इसके पानी को हम क्या करें, पूर्ति कर पाए कि नहीं, बताओ। तो ये सब चीजें भी डिपेंड करता है, टूरिज्म भी हुआ,
कम्युनिटी लाइफ हुआ कि इसका हैबिट कितना है, कैसा है, जनरल एजुकेशन कैसा है, लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है, ये सब चीजें आपको डिपेंड करेगा। अनफॉर्सीन फैक्टर तो हमने बात किया ही। ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं ये माइग्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे होगा। तो मैंने मेनली 3 फैक्टर बताया कि बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बुक में सीधा लिखा रहेगा बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। आपको समझ जाना है कि क्या बात कर रहा है, ठीक है। तो ये तो फैक्टर्स हो गए। अब सबसे बड़ी चीजें क्या है कि हम लोगों को करना क्या है। अब टेक्निकली समझना होगा, थोड़ा सा पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग को टेक्निकली समझना होगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को जगा रहा हूं चीजें ज्यादा, मैं एग्जांपल दे करके, ताकि आप लिंक अच्छा से कर पाएं और थोड़ा सा इन्वायरमेंट में घुसिए। अभी जस्ट सोम और आरसीसी सॉइल ये सब पढ़ के आए हैं, तो इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग डिमांडिंग टॉपिक, अलग नेचर है इसका, तो बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि क्या कर रहा हूं। पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग का जो कंडीशन है एक कर्व है, समझिएगा। उस कर्व को हम लोग डिजाइन करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए पॉपुलेशन के बारे में अभी से मैं हटाता हूं, ठीक है, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग ही पढ़ रहे हैं, अलग तरीके से हम लोग देखेंगे ध्यान से। मैं एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर एक डायग्राम बनाना चाह रहा हूं, एक कर्व बनाना चाह रहा हूं पॉपुलेशन का, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे मैं पॉपुलेशन ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इसको, पॉपुलेशन ले रहा हूं, और यहां पे टाइम ले रहा हूं कि कितने टाइम टी पे ये पॉपुलेशन का ग्रो हो रहा है। टाइम क्या है? पॉपुलेशन का ग्रो का टाइम, कितने टाइम पे क्या ग्रो हो रहा है। ये मतलब पॉपुलेशन को पी से हम लोग नोटेट कर रहे हैं, और टाइम पे कोई भी एक ऐसा टाइम होगा जिसपे किसी भी एक पार्टिकुलर शहर का पॉपुलेशन जो होगा वो सैचुरेट हो चुका होगा। अब यहां पे सैचुरेट मैंने आपको समझाया था जब मैं सॉइल पढ़ाता हूं, तो सैचुरेट में मैं बोलता हूं कि पानी जैसा हो जाएगा। यहां पे पानी जैसा नहीं होगा, मतलब सैचुरेशन का मतलब एक टाइम पे आकर के रुक जाएगा, वहां पे ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। पॉपुलेशन वाइज एक टाइम पे ऐसा आएगा, दैट इज सैचुरेशन पॉपुलेशन, दैट इज कांस्टेंट। अलग अलग शहर का अपना अपना पॉपुलेशन सैचुरेशन पॉपुलेशन होगा, वो डिफाइंड होते हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू होते हैं सैचुरेशन पॉपुलेशन, ठीक है। वो डिसाइड होता है, डिजाइन किए जाते हैं कि हाँ इतना, इस शहर में इतना पॉपुलेशन आकर के फिर क्या होगा, रुक जाएगा। ये जनरली कब होते हैं? बहुत पुराने शहर में ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है कि सैचुरेशन क्या हो गया, अब कांस्टेंट हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। अगर ज्यादा जनता है तो बर्थ रेट बढ़ रहा है, तो ज्यादा जनता है तो डेथ रेट भी होगा। तो इस तरीके से माइग्रेशन भी रुक गया है, क्योंकि अब रहने का जगह नहीं है, जमीन नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब सैचुरेशन पॉपुलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब शुरुआत में मान लीजिए कोई शहर बना है, तो टाइम के कोरोस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन जो हुआ होगा, आप देखिएगा पॉपुलेशन जो ग्रो हो रहा होगा, बढ़िया से ग्रो होते 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 इस तरीके से ग्रो होकर के आया होगा। बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि अगर टाइम t इक्वल्स टू 0 था, उस टाइम पे भी पॉपुलेशन था, दैट इज कॉल्ड एज पी नॉट, दैट इज कॉल्ड एज पी नॉट। ये पॉपुलेशन बढ़ करके एक कांस्टेंट हुआ होगा, क्योंकि ये कर्व देखिए पहले बढ़ रहा भी समझा रहा हूं मैं, टेक्निकली भी समझाऊंगा। ग्रो 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 ग्रो, एक टाइम पे क्या हुआ है, पूरा का पूरा वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक लिमिटेड टाइम पे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या हो गया है, कांस्टेंट होने वाला है। बड़े ध्यान से, रेट बोल रहा हूं, पॉपुलेशन तो ग्रो हो रहा है, फिर धीरे 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 फिर क्या हो रहा है, घटना स्टार्ट हुआ है। पॉपुलेशन घटना स्टार्ट नहीं हुआ, इस बात को समझिएगा। इसलिए मैं इस कर्व को, ये कर्व कैसा है, एस जैसा कर्व दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? एस जैसा कर्व दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस कर्व भी, हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, एस कर्व भी बोलते हैं। दिस इज द पॉपुलेशन सैचुरेशन पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज पीएस। इस पॉपुलेशन का नाम क्या है, पीएस, दैट इज सैचुरेशन पॉपुलेशन। इस कर्व को हम लोग बोलते हैं एस कर्व भी बोलते हैं, और लॉगरिथमिक कर्व होता है, इसलिए इसका नाम लॉजिस्टिक कर्व भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक कर्व भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस कर्व और लॉजिस्टिक कर्व। ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि पॉपुलेशन वाला और टाइम वर्सेस, अगर टाइम पॉपुलेशन टाइम वर्सेस कर्व बनाते हैं तो कैसा कर्व बनता है? तो आप बोलेंगे लॉजिस्टिक कर्व, क्योंकि लॉग जैसा कर्व बनता है, लॉगरिथमिक कर्व बनते हैं, इसलिए लॉजिस्टिक नाम है। एस जैसा दिखता है इसलिए हम लोग एस कर्व बोलते हैं। क्लियर है? अब बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी अभी हम लोग BMDSFD खूब पढ़ के आए हैं, तो स्लोप अच्छे तरीके से आप जानते हो, तो वही चीज हम लोग यहां पे वही यूज नहीं करेंगे, स्लोप यूज करेंगे। अगर मैं देखना है यहां से एक नाम देता हूं, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E। क्या है हुआ? डार्क नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक। दिस इज B, दिस इज C। मैं रिपीट करता हूं, डार्क करना है तो नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है इसकी इंटेंसिटी कम होती है ब्लू की। E पॉइंट। क्लियर? अब अगर मैं देखना, इस अब कर्व होगा जो गंदा होगा, ठीक है, बड़े ध्यान से देखते जाना, बनाते जाना। यहां पे अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना, यहां पे अगर मैं इस कर्व का जो स्लोप देखूं दैट इज θ1, यहां पे स्लोप देखूं दैट इज θ2, यहां पे स्लोप देखूं दैट इज θ3, दैट इज θ1, θ2, θ3। स्लोप क्या हो रहा है इस कर्व का? इंक्रीज, 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 इंक्रीज। कहां तक इंक्रीज हुआ है? B तक इंक्रीज हुआ है। तो अगर मैं स्लोप बोलता हूं तो dP बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब dP अपॉन dt मतलब रेट ऑफ पॉपुलेशन। रेट, रेट, रेट का मतलब पर यूनिट टाइम। जो रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं किसके रेशियो से? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो dP बाई dt क्या है? रेट ऑफ पॉपुलेशन है। रेट, रेट वर्ड जहां पे आता है तो मैंने क्या समझा था समझने के लिए? पर यूनिट टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो dP अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। dP अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो कर्व है और यहां पे जो कर्व है, यहां पे देखिए थीटा बनाइए, थीटा मान लीजिए, यहां पे थीटा बनाइए θ1, यहां पे थीटा बनाइए लगभग θ1, यहां पे थीटा बनाइए लगभग θ1। तीनों थीटा क्या है? बराबर है लगभग। क्या है? थीटा बराबर है लगभग, लगभग, एग्जैक्ट नहीं। इस पूरे कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि dP जो है वो dt के इक्वल्स टू कांस्टेंट है। क्या है? dP रेट ऑफ, फिर से ये नहीं मैं बोल रहा हूं, वर्ड पे ध्यान देना, रेट ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ ग्रोथ जो है किसका? पॉपुलेशन का, वो क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया है। रेट ऑफ ग्रोथ जो है कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? बढ़ रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम बढ़ रहा है। पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम बढ़ रहा है, तो दैट इज dP अपॉन dt। यहां पे एक चीज देख रहे हैं C पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ, ध्यान से, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन सोम में हम लोग पढ़े थे, उसमें पढ़ रहे थे कि डिफ्लेक्टेड शेप अपना नेचर चेंज कर रहा होगा, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां पे मैं कहना चाह रहा हूं कि स्लोप अपना नेचर चेंज कर रहा है। कैसे? हम लोग देखेंगे। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। या बड़े ध्यान से देखना, रेट ऑफ किसका? ग्रोथ का रेट। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला? ये सब इसके कर्व, इसके जो स्लोप आ रहे हो क्या है? रेट ऑफ ग्रोथ। मैं क्या बोल रहा हूं? रेट ऑफ ग्रोथ का रेट
जब जीरो हो जाए उसको बोल रहे हैं क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बहुत टेक्निकल टर्म है इसलिए मैं जोर डाला हूं ध्यान से। मैंने क्या बोला, रेट ऑफ ग्रोथ, रेट इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या देखना, रेट ऑफ ग्रोथ का रेट, तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या, डीपी बाई डीटी, और फिर से रेट, तो इसका भी डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब डी स्क्वायर पी अपॉन डी टी स्क्वायर क्या होना चाहिए, जीरो। बात समझ में आया? तो ये चीजें आपको मैं अब समझाया हूं। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रेट या रेट ऑफ ग्रोथ, क्या मैंने बोला, या इसको ऐसे लिख लीजिए, रेट ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू जीरो, दैट इज डी स्क्वायर पी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ध्यान से भैया, ये लाइन जो है डीपी अपॉन डीटी, इसका रेट जीरो हो जाए तो डबल, ठीक है, डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव खतरनाक है भाई, समझिएगा। चलिए अब देखो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, यहां पे स्लोप अगर मैं बात करता हूं डी पॉइंट के बाद, तो देखिए यहां पे स्लोप अगर देखूं, यहां पे स्लोप देखूं या यहां पे स्लोप देखूं, तो यहां पे θ1, यहां पे θ2, यहां पे θ3, और तीनों का स्लोप का क्या हो रहा है, वैल्यू घटता चला जा रहा है। पॉपुलेशन नहीं घट रहा, अगेन मैं बोल रहा हूं, पॉपुलेशन नहीं घट रहा है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ घट रहा है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रहा है, घट रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब यहां पे जो जोन है, यहां पे जो जोन है, यहां पे दैट इज ये वाला डीई जोन में डीपी अपॉन डीटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस माइनस पी। अब ये बात नहीं समझ में आएगा, अब मैं समझाऊंगा। इसको क्या बोल रहे हैं, सैचुरेशन पॉपुलेशन, दैट इज पीएस, दिख नहीं रहा है, सैचुरेशन पॉपुलेशन दिख रहा है, ठीक है, सैचुरेशन पॉपुलेशन, ये पूरा का पूरा लाइन क्या है, सैचुरेशन पॉपुलेशन, ठीक है। तो डी और ई मिट गया है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं इसको निगेटिव, एक तो स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, निगेटिव होता चला जा रहा है, तो दैट इज डीपी अपॉन डीटी क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझना, डीपी अपॉन डीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस माइनस पी। देखो वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, ध्यान से देखना, वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, मेरे पास पीएस जो है कांस्टेंट है, मेरे पास, इसको एग्जांपल समझना, मेरे पास 500 रुपए हैं, फिक्स है, और मेरे बच्चे जो हैं मान लीजिए वो अपना खर्चा बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा पैसे जो हैं। तो रेट यहां से समझिएगा, ये वाला चीज इसको समझना आराम से, ये वाला चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट में से ये जो घट रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, समझो। पीएस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी, अभी मैंने समझाया, ये प्रैक्टिकली आते हैं, यही चीजें समझ में आनी चाहिए। ये चीजें डिसाइडिंग होते हैं अलग अलग सिटी के अलग अलग पॉपुलेशन, सैचुरेशन पॉपुलेशन, तो ये तो फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, वेरिएबल नहीं होते हैं, तो ये तो फिक्स हैं, तो मतलब कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट में से पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन तो देखो ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो पीएस में से, कांस्टेंट में से बढ़ा, जो घटने वाला टर्म है वो बढ़ रहा है, तो इस वाले वैल्यू का क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल 100, मान लीजिए 100,000 पॉपुलेशन है, सैचुरेशन पॉपुलेशन, मान लीजिए 1 साल के बाद यहां से 10 बढ़े,
दूसरे 10 साल में 20 साल बाद 20 बढ़ गए, तीसरे साल 30 बढ़ गए। तो ये वाला ये तो कांस्टेंट है और ये क्या हो रहा, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा। तो इसका वैल्यू कितना था, 90 90, और ये इसका 80 और इसका 70। तो ये वाला वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये वाला वैल्यू क्या है, dp अपॉन dt है। तो dp अपॉन dt क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पे क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो क्या है, निगेटिव है दोस्त। रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, निगेटिव है। क्लियर है। अब क्या है, हम लोगों को समझना क्या है, बड़े ध्यान से देखना। यहां पे निगेटिव है, इसी में अगर ध्यान से देखना, यही चीज के लिए अगर मैं कोई कर्व बनाऊं यहां पे, तो यहां पे कर्व अगर मैं बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो ये इस तरीके से, सॉरी थोड़ा सा, चलो ये Q1 Q2 ये सब तो हटा ही देता हूं मैं, ध्यान से देखना आराम से। ठीक है, ये वाला पॉइंट C वाला पॉइंट है, ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, समझिएगा। ये जो पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है। तो ये वाला क्या है, पॉजिटिव, और ये वाला क्या है, डिक्रीजिंग। ये वाला रेट क्या है, इसका स्लोप, इसका स्लोप यहां से क्या हो रहा है, धीरे धीरे कांस्टेंट रहा कुछ देर, फिर धीरे धीरे घटना स्टार्ट हुआ। यहां पे बढ़ा है, फिर कुछ देर कांस्टेंट रहा है, यहां पे कुछ देर कांस्टेंट रहा है, फिर घटना स्टार्ट हुआ। तो यहां से बढ़ बढ़ के क्या हुआ, यहां से यहां तक आया है बढ़ के। अब देखो इसका स्लोप, ये वाला यहां पे क्या है, 0, स्लोप क्या है, 0। इसका स्लोप क्या हो गया, फिगर थोड़ा सा टेढ़ा बन गया यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। और ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। तो निगेटिव स्लोप है, तो ये dp अपॉन dt क्या है, निगेटिव। C के बाद इस तरीके से कुछ देर कांस्टेंट, ये वाला जोन क्या है, निगेटिव। क्लियर है। तो यहीं से एक्चुअल में क्या हो रहा है, निगेटिव है, लेकिन ये निगेटिव कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, एक तरीके से बोलोगे। तो यहीं से चीजें क्या हो रहा है, निगेटिव होता चला जा रहा है, निगेटिव होता चला जा रहा है। क्लियर है। तो ये तो पॉपुलेशन और टाइम का कर्व है जो हमें समझना है कि क्या बात है। अब बात यह है कि इतना बकवास हम लोगों ने किया क्यों, अब इतना बकवास हमने किया क्यों। हमने बकवास इसलिए किया कि ये वाला जो कर्व होगा, ए से लेकर के बी तक, बी से लेकर के डी तक, और डी से लेकर के ई तक, ए से बी, दैट इज कॉल्ड एज पार्ट 1, इसको बोल सकते हो। क्या है, पार्ट 1। इसको क्या बोल सकते हो, पार्ट 2 बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो, पार्ट 3 बोल सकते हो। ये वाला जो कर्व है, ये वाला ऐसा टेंडेंसी कब दिखेगा, जब कोई नया शहर होगा, न्यू सिटीज होंगे, उसके लिए टाइम के साथ साथ रेट ऑफ ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ, वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या है, न्यू सिटीज के लिए है, ये क्या है, ओल्ड सिटी के लिए है, और ये क्या है, वेरी ओल्ड सिटी के लिए। क्या है, वेरी ओल्ड। तभी तो घट घट के एक टाइम पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डी स्क्वायर पी अपॉन डी टी स्क्वायर इज टू 0, दैट इज रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन। ये मैंने आपको एक नेचर बताया कि ग्रोथ जो है पॉपुलेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी शहर में कैसा टेंडेंसी होगा, इस शहर के करस्पॉन्डिंग अलग अलग हम लोगों को बात करना है। क्लियर है। तो ये तो हमने एक टेंडेंसी बताया। तो रेट ऑफ, आप चीजें को देख रहे होगे, टेक्निकली हमने बहुत सारे चीजें बात कर रखे हैं, ये चीजें आपको देखना है। क्लियर है। अब ये सब जो ग्रोथ है, इसका अलग अलग टेंडेंसी है। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक मेथड में यही आपको लगाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्त। लेकिन एक नए शहर में ऐसा टेंडेंसी होगा, एक ओल्ड सिटी में ऐसा टेंडेंसी होगा, और एक वेरी ओल्ड सिटी में ऐसा टेंडेंसी होगा। तो डीपी अपॉन डीटी जो होगा निगेटिव में होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये बातें हम लोग जरूर कर सकते हैं, ये एक टेंडेंसी है।
अब यहीं से आपको समझना क्या है, यहीं से आपको समझना क्या है कि अलग अलग पॉपुलेशन का पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का अलग अलग मेथड है। मेथड बहुत सारे हैं। हम लोग कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5-6 टाइप का फोरकास्टिंग हम लोग देखेंगे, जो कि मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से। मेथड किसका? फोरकास्टिंग का। मेथड्स, मेथड्स कौन से हैं? सबसे पहली बात, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। सबसे पहला जो फेमस है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। दूसरा जियोमेट्री इंक्रीज मेथड, INCRES इंक्रीज मेथड। थर्ड वन इंक्रीमेंटल, INCREMEN इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। फोर्थ वन इज डिक्रीज ग्रोथ रेट मेथड। नेक्स्ट वन इज लॉजिस्टिक कर्व मेथड। 4, 5, 6 सिंपल ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। ये जो है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोगों को जानना है, कुछ डिटेल जानना है और कुछ नाम जानना है कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। मास्टर प्लान मेथड भी होता है और रेशियो मेथड भी हो सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को इसमें से जो बातें करनी है इंपॉर्टेंट वाला वो है, और एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, डिटेल से करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। अरिथमेटिक, जियोमेट्री, इंक्रीमेंटल, डिक्रीज। लॉजिस्टिक कभी भी नहीं आया था, 2019 ईयर्स के सब्जेक्टिव में आ गया, तो अब हम लोग ये भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये भी नहीं पढ़ते थे लॉजिस्टिक, क्योंकि इसमें 3-4 फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूले में 3-4 फॉर्मूले हैं, तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था। तो इसलिए मैक्सिमम कोचिंग के नोटबुक अगर आप देखोगे तो आपको ये 3 मिलेंगे ज्यादा, 4 मिलेंगे आपको हाई लेवल पे, 5वां क्वेश्चन आपको हाई लेवल पे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन हम लोग अब नया है, जीरो से हीरो पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को लॉजिस्टिक भी पढ़ना है, क्वेश्चन भी करेंगे। नहीं तो फॉर्मूले लिख दिए जाते हैं, बोले जाते हैं रट लेना, काम खत्म। सिंपल ग्राफिकल मेथड जो है ना, ये बहुत बढ़िया मेथड नहीं है। कंपैरेटिव है या और बढ़िया नहीं है, ये सब जो है सब फर्जी है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग नॉलेज लेंगे, छोटा मार रहा हूं, इसके बारे में छोटा सा नॉलेज लेंगे
और ये दोनों बस नाम जानिए कि कहीं पे मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाए तो हम लोग मैच कर पाए कि ये मास्टर प्लान मेथड क्या चीज के लिए यूज हो रहा है, रेशियो मेथड क्या चीज के लिए यूज हो रहा है, हम लोग इसको क्लिक कर पाए, ये जान पाए। मेनली जो आपको पढ़ना है ये 5 मेथड हैं, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ये दोनों के बारे में हम लोग कुछ भी बात नहीं करेंगे, बस नाम ना। पांचों का अलग अलग क्वेश्चन करेंगे एक एक, फिर पांचों में से कंपेयर करेंगे कि 3 मेथड 4 मेथड में क्या बढ़िया है, किसका क्या यूटिलाइजेशन है, हम लोग इसको डिटेल से बातें करेंगे। क्लियर है? तो ये मेथड के नाम आपको समझ में आ गए। आपको ये 5 पढ़ने ही पढ़ने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5 लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको जानना है कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहे हैं ये 5। ये 4 नहीं भी पढ़ते हो तो बहुत बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, बड़ा आराम सा चीजें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इन सब को डिटेल से हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड क्या है, कहां पे है, क्या सोच करके इन्होंने स्टार्ट किया होगा। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड क्या है, इसने क्या सोच करके स्टार्ट किए होंगे। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड क्या है, डिक्रीज ग्रोथ रेट क्या है, लॉजिस्टिक कर्व क्या है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल से बात करेंगे, एक एक करके करेंगे। पहले थ्योरी समझेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे, फिर एज इट इज क्वेश्चन करेंगे। तो मेन जो चीज आपको समझ में आएगा यहां पे, वो आएंगे क्वेश्चन के थ्रू। एक्चुअल में क्वेश्चन के थ्रू यहां पे बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, इसलिए हम लोग क्वेश्चन लेकर के आए हैं, साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। क्या स्टार्ट करता हूं? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अब ये सब मेथड फेटर हटाते हैं। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, फुल्ली फोकस किस पे करना है आपको? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड के ऊपर करना है, ठीक है। अरिथमेटिक इंक्रीज नाम से साफ साफ है, जब भी कभी वर्ड आ जाता अरिथमेटिक हम खुश हो जाते हैं। मतलब क्या है? कोई ना कोई कांस्टेंट मैटर है। मतलब डीपी अपॉन डीटी जो है ना, वो कांस्टेंट है मेरे भाई। मतलब इस मेथड का एजम्पशंस है कि पॉपुलेशन का इंक्रीज जो है ना, वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है। पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट जो है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले क्या है? एजम्पशंस है, इस मेथड का एजम्पशंस क्या है? बड़े ध्यान से देखिएगा कि जो रेट जो है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो क्या है? कांस्टेंट रेट से है। पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाई कांस्टेंट रेट, बाई कांस्टेंट रेट। अब इसको मैं 2 तरीके से डिराइव करके आपको दिखाता हूं कि क्या हो रहा होगा। यही लॉजिक है। एक तो हम लोग समझते हैं कि डीपी, अभी जो हम लोग मेथड समझे हैं, डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब कि अगर मैं dp इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी डालता हूं, इसका मतलब इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं क्या? अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, और अगर कांस्टेंट है तो इसको बाहर, और t1 से लेकर के t2 तक और p1 से लेकर के p2 तक अगर मैं बात करता हूं, p1 से लेकर के p2 तक अगर मैं बात करता हूं, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं क्या? डेल्टा p जो आ रहा है उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। t2 माइनस t1 का मतलब t2 माइनस
T1 इंटू के, मतलब कांस्टेंट इंटू टाइम। टाइम क्या है? T2 अपॉन T1 जो है, ये इसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिकेड। अभी हम लोगों ने बात किया था पॉपुलेशन जो हम लोग काउंट करते हैं वो हम लोग किस पे करते हैं? हर एक 10 साल के बाद करते हैं। इसलिए जो डाटा मिलेगा आप देखिएगा हर एक 10 साल के इंटरवल में डाटा दिए जाएंगे कि क्या हो रहा है। इसको नंबर ऑफ डिकेड का मतलब क्या है ये समझिएगा कि हम लोगों ने बात किया, मान लीजिए नंबर ऑफ डिकेड को हम लोग n से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिकेड को हम लोग क्या करते हैं? n से एक्सप्लेन करते हैं, और k को हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज कांस्टेंट। क्लियर है? अब बड़े ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और टोटल पी, डेल्टा पी जो है ना वो पी एन है। मान लीजिए यहां से हम लोगों को ये निकालना पड़ जाए तो हम लोग ये निकाल लेंगे। ये क्या है? डेल्टा पी का मतलब क्या है? चेंज इन पॉपुलेशन। चेंज इन पॉपुलेशन, कितना चेंज हो रहा है। यहां तक ये चीजें समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए टाइम t इक्वल्स टू टाइम t इक्वल्स टू 0 था। टाइम t इक्वल्स टू t 0। टाइम क्या है? t इक्वल्स टू 0 है। टाइम t इक्वल्स टू 0 मतलब इनिशियल में, तो इसका पॉपुलेशन क्या है? दैट इज कॉल्ड एज पी नॉट। बड़े ध्यान से देखना, दैट इज पी नॉट। अगर टाइम इक्वल्स टू T1 है तो पॉपुलेशन क्या होगा? P1 इक्वल्स टू पी नॉट प्लस कितना? x से। कितना से बढ़ रहा है? x से बढ़ रहा है। x क्या है? मान लीजिए x बार हम लोगों ने लिख दिया। कांस्टेंट रेट दैट इज x से k जो है दैट इज कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट होगा हम लोग देखेंगे कि क्या रेट कांस्टेंट आ रहा होगा। अगर मैं t इक्वल्स टू टी नॉट देखूं, ये दूसरा मेथड है, एक तो ये इससे समझ में आएगा। P2 इक्वल्स टू देखूंगा, आवाज आ रही है? P2 इक्वल्स टू देखूंगा तो दैट इज P1 प्लस यहां से यहां तक क्या है? डिकेड क्या है? 2 डिकेड। हमें ओरिजिनल से देखना है तो एक डिकेड t, यहां से यहां तक एक डिकेड, यहां से यहां 2 डिकेड, तो 2 इंटू एक्स बार। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूं t इक्वल्स टू टी एन, तो पी एन लिखता हूं तो यहां पे पी एन लिखूंगा तो p इंटू एन माइनस 1 प्लस क्या लिखूंगा? n इंटू एक्स बार। पी एन इक्वल्स टू p इंटू एन माइनस 1 प्लस n इंटू एक्स बार। अब यहां से अगर मैं जनरलाइज करता हूं तो पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस n इंटू एक्स बार। यहां से p जो है आफ्टर n डिकेड्स है। बड़े ध्यान से देखिएगा, पी एन जो है पॉपुलेशन एट आफ्टर n डिकेड्स। पी नॉट जो है वो क्या है? प्रेजेंट पॉपुलेशन है। या क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेटेस्ट पॉपुलेशन जो आपको नोन है वो हम लोगों को लिखना है। n जो है, बड़े ध्यान से देखना, n जो है ये नंबर ऑफ डिकेड्स हैं। नंबर ऑफ डिकेड्स जो हैं बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब समझिएगा इसको लोकल टर्म में। एग्जाम्पल, मैं एक सटीक एग्जाम्पल लूंगा लेकिन मैं एक जस्ट ऐसे ही इसको समझाने के लिए, मान लीजिए 2000 में किसी का पॉपुलेशन 20 था, एक फैमिली की बात कर रहा हूं। 2010 में इसका पॉपुलेशन 25 बन गया। 2020 में इसका पॉपुलेशन 33 बन गया। क्या हो गया? 33। मैं पूछना चाह रहा हूं 2050 में इस फैमिली का पॉपुलेशन कितना। तो दिस इज द
Pn, दिस इज द पॉपुलेशन एट 250 इज इक्वल्स टू क्या होगा, पॉपुलेशन प्रेजेंट किसका पता है 2020 का, तो P 2020 प्लस N कितना का निकालना है, देखिए 20 फिर 30 40 50 1 2 3 डिकेड, तो N इज इक्वल्स टू 3। X बार क्या है, देखिए 20 अरिथमेटिक इंक्रीज है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है 5, कितना इंक्रीज हो रहा है 8, दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर दोगे, मतलब x बार क्या है 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6.5। तो अगर मेरे को निकालना होगा तो मैं क्या निकालूंगा P20 का 33 प्लस 3 इंटू 6.5, तो 19.5 प्लस 33 ऐड कर दीजिए 18.1.5 19 प्लस जो भी आंसर पॉपुलेशन। ठीक है, तो दिस इज द क्या है, इसमें यही याद रखना है कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड है, मतलब इसका एजम्पशंस इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये माना है कि इस 10 साल में अगर इतना बढ़ रहा है तो दूसरे 10 साल में इतना बढ़ रहा है। इन जितने डिकेड्स का हमें पता है सबका एवरेज हम लोगों ने निकाल लिया है। अरिथमेटिक x1 क्या है, एवरेज है। ठीक है, एवरेज पॉपुलेशन कितना डिकेड में कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज x1, हम लोगों को ऐड कर देना है। सिंपल, जितने डिकेड में पूछ रहा है एवरेज निकाल करके काम खत्म कर देना है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब हम लोग इसके ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तब ज्यादा ही समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर महाशय जी। क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर हम लोग डिटेल से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन फील होना चाहिए ना कि कैसे एग्जैक्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिखाइए। हाँ, नहीं नहीं, इसके पहले वाला, अरे पहला होगा ना। हाँ, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड लिखा होना, चलिए। हाँ, पॉपुलेशन ऑफ 5 डिकेड्स फ्रॉम, क्वेश्चन देखिएगा कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, ये सब चीज समझ में आ जाएगा अभी आप लोगों को, कि पॉपुलेशन ऑफ 5 डिकेड्स फ्रॉम 1930 to 1970 are given in table. Find out the population after 1 and 6 decades. मतलब n is equals to 1 decades after 1 decades, कितना डिकेड, एक डिकेड, मतलब n is equals to 1 पे, और आफ्टर 6 decades मतलब n is equals to 6, beyond the last known decade by using अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। साफ लिखा है कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से आप क्या करेंगे, निकालेंगे। जब भी क्वेश्चन ऐसा हो तो सॉल्यूशन अगर मैं देखना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन अगर मैं देखना चाह रहा हूं तो सबसे पहले आप यहां पे ईयर का आप कॉलम बनाइए, फिर यहां पे पॉपुलेशन का कॉलम बनाइए। ठीक है, फिर यहां पे इंक्रीमेंट का, इंक्रीज का कॉलम बनाइए कि एक डिकेड में कितना इंक्रीज हो रहा है। अभी लिखते जाइए, मैं लिखते जा रहा हूं। ईयर क्या है, 90-30, 90-40, 90-50, 90-60, ठीक है, और 90-70। यहां के बारे में हम लोगों को पता है। 90-30 में 25-28, 25,000, 28,000 और 34,000 और 42,000 और 47,000। क्वेश्चन हटा दीजिए कंप्यूटर वहां से। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि अगर डिकेड्स 1 है तो n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 6 पे
n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 6 पे पॉपुलेशन क्या होगा? तो n इक्वल टू 1 होगा तो पॉपुलेशन किसका? 1980 का। पॉपुलेशन 6 होगा तो p 70 से 81, 80 से 92, फिर 2030 के आसपास, 30 के आसपास मुझे पॉपुलेशन निकालना है। क्लियर है? अब हम लोगों को करना क्या है भाई? करना क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को इसका इंक्रीज निकालना है। अब देखो ही पॉपुलेशन P1, P2, P3, P4 और P5। करेंट पॉपुलेशन क्या है? P5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इन दोनों का इंक्रीज बताना है। तो इन दोनों का क्या रखना होगा? डिफरेंस। देखिए इंक्रीज 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 इंक्रीज, तो 25 से 28,000, 25 से 28, इंक्रीज कितने का? 3000 का। यहां पे इंक्रीज कितने का? 6000 का। यहां पे इंक्रीज कितने का? 8000 का। यहां पे इंक्रीज कितने का? 5000 का। टोटल इंक्रीज कितने का? 5 प्लस 8 13 प्लस 6 19 प्लस 2 3 22, दैट इज टोटल इंक्रीज। यहां से अगर मैं x बार निकालता हूं तो ये कितने डिकेड में इतना इंक्रीज हुए हैं? कितने डिकेड? 1 2 3 और 4, 4 डिकेड। सीधा सीधा इसका काउंट करिएगा, कितने इंक्रीज? 1 2 3 4, ये दैट इज इक्वल टू 5500, 5500। ये मेरे से पूछ रहा है पॉपुलेशन एट 9080 दैट इज इक्वल टू पॉपुलेशन एट 9070। देखो ये कितने डिफरेंस है? 1 डिकेड प्लस n इंटू एक्स बार। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। तो यहां पे 1970 का पॉपुलेशन कितना है? 47,000 प्लस 1 इंटू एक्स बार कितना है? 55। किस रेट से कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा? इस रेट से क्या होगा? कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला जाएगा। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो 47 प्लस 5 52 प्लस 500 52,500 पॉपुलेशन आंसर हो जाएगा। ये कब? 1980। दूसरा क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है? पॉपुलेशन एट 2030 इज इक्वल टू, मुझे प्रेजेंट पॉपुलेशन किसका पता है? 1970। कुछ लोग कह सकते हैं कि मुझे तो ये भी पता चल गया है, लेकिन ये तो एग्जाम इस क्वेश्चन में पता चल गया ना। अगर इस क्वेश्चन से देखोगे तो 5 डिकेड के बाद देखोगे तो भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो हम उससे भी निकालेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। मैं डिस्कशन करता हूं। तो P 1970 प्लस n इंटू एक्स बार, P 9070 47,000 प्लस n कितना है? 6। 9070 और कितने का n का डिफरेंस? 6 इंटू 55। 30,000 प्लस 3 33,000 प्लस 47 80,000। अगर अब देखो मैं इसमें अब थोड़ा सा एडिशनल कॉन्सेप्ट कर रहा हूं, अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट और बढ़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं इसको, ये तो मैंने जी यहीं पे मान करके चल लिया, अगर ये कांस्टेंट रेट से कर रहा है, समझिएगा, तो अगर मुझे समझिएगा ये पॉसिबल तब हो जब कांस्टेंट रेट से, तब ऐसा कर सकते हैं कि 1980 का भी पॉपुलेशन मुझे पता चल गया कितना है? 52,500। तो इन दोनों का अब ध्यान से देखिएगा, निकल गया। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना? वही बात बराबर। तो एक्स बार अभी भी वही है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो एक्स बार अभी भी क्या बनेगा? 55। अब यहां से अगर मुझे निकालना है P2030 का पॉपुलेशन, 2030 का पॉपुलेशन अगर निकालना होगा तो मैं क्या निकालूंगा? P9080 प्लस n इंटू एक्स बार। यहां से यहां के बीच में कितना n है? 5 52500। ये देखो लॉजिक है, रटना नहीं है। 5 इंटू 5500, क्योंकि ऑलरेडी इसमें
5,500, 5,500 एडिटिव है, तो मुझे और कितना है, ये पॉसिबल तब हुआ, ध्यान से रखना। इसको भी सोल्व करोगे तो 25,000, 27,500 टू 27,500 प्लस 52, यहां से भी क्या आएंगे, 80,000 ही आएंगे भाई। तो लॉजिक साफ, ये ऐसा पॉसिबल तब हुआ मेरे दोस्त जब हमने कांस्टेंट रेट मान लिया, तब ऐसा पॉसिबल हुआ, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मैं अभी इसमें कई जगह कुछ लोग बोलते हैं कि ये वाला इसके लिए, ये वाला इसके लिए, ये वाला इसके लिए, मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं बात करूंगा। मैं लास्ट में कंक्लूजन करूंगा कि ये किसके लिए, ज्योमेट्रिक वाला कंडीशन किसके लिए, इंक्रीमेंटल इंक्रीज किसके लिए, ये बाद में एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग अरिथमेटिक से करेंगे सोल्व, ज्योमेट्री से सोल्व करेंगे, इंक्रीमेंट इंक्रीज इंक्रीमेंटल मेथड से करेंगे, तीनों से सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे किसके लिए, कौन किसके लिए हो रहा है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आप अगर अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से आप सॉल्यूशन करते हो तो या तो करंट सिचुएशन को देखो, अगर ये मुझे पता चल गया तो इसके बाद 5 डिकेड से निकाल लो, आंसर दोनों का सेम आएगा। वो यही करना जो हमने किया है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन हटा दिए थे आप, दूसरा मेथड क्या है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है। बड़े ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछे जाएंगे, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्री इंक्रीज मेथड। पानी पिला दे। ज्योमेट्री इंक्रीज मेथड, इसका और भी नाम है, यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड भी इसका नाम है, कंपाउंडिंग इंक्रीज मेथड नाम है, एक्सपोनेंशियली और लॉगरिथमिक ग्रोथ मेथड भी इसका नाम है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ज्योमेट्री इंक्रीज मेथड में हम लोग, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में हम लोग यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड भी बोल सकते हैं, कंपाउंडिंग इंक्रीज मेथड बोल सकते हैं, और एक्सपोनेंशियली या लॉगरिथमिक इंक्रीज या ग्रोथ मेथड भी हम लोग बोल सकते हैं। एक्सपोनेंशियली और लॉगरिथमिक ग्रोथ मेथड भी हम लोग बोल सकते हैं। यहां पे क्या एजम्पशंस है, इसमें नाम से पता है, वहां पे हम लोग अरिथमेटिक, यहां पे हम लोग ज्योमेट्रिक। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, यहां पे एजम्पशंस क्या करते हैं, इस मेथड में क्या हम लोगों ने मान के चला है कि पर डिकेड जो है ना, पर डिकेड हर एक 10 साल में, पर 10 ईयर परसेंटेज इंक्रीज जो है ना, वो ग्रोथ है, वो कांस्टेंट है। पर डिकेड्स परसेंटेज इंक्रीज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसी को दूसरे टर्म में समझो कि परसेंटेज ग्रोथ रेट जो है उसको हम लोग कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। अब नहीं समझे, फिर से समझिएगा। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में हम लोगों ने क्या किया है कि पर डिकेड जो है, पर डिकेड परसेंटेज इंक्रीज जो है वो कांस्टेंट है। अब ये निकालने का अलग अलग मेथड है, इसमें इस मेथड ये पूछने का एग्जाम में ज्यादा यही वजह है कि इसमें 2 कॉन्सेप्ट चेक होता है।
पर डिकेड परसेंटेज इंक्रीज कांस्टेंट है या परसेंटेज ग्रोथ रेट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें हम लोगों ने मान के चला है, क्या एज्यूम करके चले हैं, एजम्पशंस क्या है इसका, एजम्पशंस क्या है, क्या सोच करके हम लोग चले हैं वो हम लोग को समझ में आएगा। क्या पर डिकेड परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज ग्रोथ रेट, दैट इज आर से हम लोग डिनोट करेंगे, इज कांस्टेंट। परसेंटेज ग्रोथ रेट आर इज कांस्टेंट या पर डिकेड्स परसेंटेज इंक्रीज जो है इज कांस्टेंट। तो ये आप जान लीजिए या ये याद रखिए, बात एक ही है। परसेंटेज ग्रोथ रेट आर इज कांस्टेंट, पर डिकेड्स या परसेंटेज इंक्रीज इन पर डिकेड ये कांस्टेंट है। इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज रेट है किसका, ग्रोथ का। तो रेट ऑफ परसेंटेज मतलब डीपी अपॉन डीटी, कितना पॉपुलेशन का चेंज हुआ है कितना टाइम में, डिवाइडेड बाई टोटल पी, किससे कितना चेंज हुआ है, मतलब ओरिजिनल पी। अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो परसेंटेज निकल के जाएगा, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। अब बड़े ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, इसका लॉजिक क्या है समझना थोड़ा सा, इसमें इसको और इजी बनाता हूं, मैं थोड़ा टफ बना दिया। मान लीजिए पॉपुलेशन जो है P1 और पॉपुलेशन 2 है, समझिएगा। पॉपुलेशन मान लीजिए 5000 है और पॉपुलेशन 2 जो है 7000 है। डीपी अपॉन डीटी ये दोनों का चेंज ग्रोथ कितना हुआ है, कितना हुआ है भैया, 2000। कितने टाइम में, एक डिकेड में। कितना परसेंटेज अगर निकालें, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो 1/5000 करेंगे क्या, तो दैट इज 2/5, दैट इज 40%, इंटू 100 करेंगे, दैट इज 40%, दैट इज 40%। इसका मतलब यह हुआ कि एक परसेंटेज है, ये मान लीजिए 1960 में था और ये 1970 में है, तो नंबर ऑफ डिकेड टाइम कितना है, हम लोग जो भी टाइम बात कर रहे हैं हम लोग 10 साल से पे बात कर रहे हैं, और नंबर ऑफ डिकेड हम लोगों ने लिया है n इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिकेड हमने लिया है, तो ये है। तो ये बात हम लोगों ने क्या बोला ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या बोला। इसको मैं थोड़ा देर के लिए हटाता हूं और मैथमेटिकली हम लोग इसको समझते हैं कि मैथमेटिकली क्या है। अगर टाइम, ध्यान से देखिएगा इसको, टाइम t इक्वल्स टू टी नॉट मान लीजिए है, टाइम इक्वल्स टू टी नॉट है, उस टाइम पे पॉपुलेशन जो है दैट इज पी नॉट है। टाइम जो है इनिशियल टी नॉट है, इनिशियली मान लीजिए तो 1970, 1980, 1990, 1990 कुछ भी ले लो, ये इनिशियल पॉपुलेशन इसका क्या है, पी नॉट है। मैं जनरल एक फॉर्मूले निकालने की कोशिश कर रहा हूं, P इक्वल्स टू पी नॉट है। टाइम जो है दूसरा जो है T1 है, दैट इज P1 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, P नॉट प्लस, ध्यान से देखना क्या लिखा हूं मैं, परसेंटेज ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। ग्रोथ रेट कितना था R, तो R से हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। R से हमने क्या किया, बढ़ा दिया। ध्यान से देखिएगा, R परसेंटेज ग्रोथ है तो इस इंटू P नॉट परसेंटेज बढ़ा रहा हूं। अगर इसको ऐसे लिखना चाह रहे हो तो P नॉट इंटू 1 प्लस R से हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्लियर। अब देखो टाइम इज इक्वल टू T2 अगर मैं देखूंगा तो P2 जो लिखोगे दैट इज P1
प्लस आर इंटू पी वन, आर इंटू पी वन। क्लियर है? पी टू इजक्वल टू पी वन प्लस आर इंटू पी वन, इसी का आर, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखना चाह रहा हूं तो पी वन इजक्वल टू, ध्यान से देखना, पी नॉट इंटू वन प्लस आर, हाँ, पी टू इजक्वल टू प्लस आर इंटू पी नॉट इंटू वन प्लस आर। क्लियर है? मैं ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, बड़े आराम से आप देखिएगा। यहां से आर इंटू पी वन प्लस आर इंटू पी वन, ठीक है। अब P1 से यहां से मैं लिखना चाह रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, P नॉट को बाहर ले लो, थोड़ा कुछ गड़बड़ है। P1 इज इक्वल टू क्या होगा, P नॉट इंटू, अच्छा सॉरी, तो ये लिख लिया तो ये आर नहीं होगा, ठीक है। P1 इज इक्वल टू क्या मैंने लिखा, P1 इज इक्वल टू P नॉट इंटू वन प्लस आर, दैट इज P1, और यहां पे R इंटू पी वन, तो R तो रहेगा, R तो रहेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखना तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा, P1 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, वन प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर बच गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुक जाइए, इसको करता हूं मैं, रुक जाइए। पी नॉट, और यहां से मैं अगर कॉमन ले लेता हूं तो वन प्लस आर इंटू वन प्लस आर, ये बाहर ले लिया हमने, तो P इंटू वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, और ये तो P नॉट इंटू वन प्लस टू आर प्लस आर स्क्वायर, तो P नॉट इंटू वन प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो P नॉट इंटू वन प्लस आर का होल स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से, तो P नॉट इंटू वन प्लस आर का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो अब ये चीजें हटा देता हूं मैं कुछ देर के लिए, ठीक है। मेरे को करना क्या है, इसमें से ये नहीं कुछ करना है, ये वाला टाइम मैं खींच के ले गया, टाइम इज इक्वल टू टी एन, क्या लेके गया मैं, टाइम इज इक्वल टू टी एन। मुझे क्या करना होगा, पी एन एन इज इक्वल टू पी इंटू एन माइनस वन प्लस आर इंटू पी इंटू एन माइनस वन, यही है ना, यही है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसको सिंपल फॉन्डा में पी नॉट इंटू वन प्लस आर की पावर एन लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, पी नॉट ये इक्वल टू पी एन, फाइनल मैं यहां पे लिखता हूं, ये सबको हटाता हूं, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता तो आप लोग फंस जाते, इसलिए मैंने कर दिया। यहां से फाइनली क्या है, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट इंटू वन प्लस आर का स्क्वायर एन, आर की पावर एन। आर को अगर आपको लिखना है तो परसेंटेज है, डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज पी। ये आर क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ है। अब मेरे को ये सब फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, मैंने बस सबको समझाया, डेरिवेशन करवाया कि टाइम टी इक्वल टू टी नॉट है तो पॉपुलेशन ये है। ये कह रहा है कि परसेंटेज ग्रोथ रेट है जो कांस्टेंट है, तो हमने आर ग्रोथ रेट से बढ़ा दिया, फिर दूसरा आर इंटू पी नॉट से बढ़ा दिया, फिर आर इंटू पी इंटू एन माइनस वन से करवाया, सोल्व किया, पी नॉट इंटू वन प्लस आर की पावर एन आ गया। मामला देखिए, पी एन हमें निकालना है आफ्टर एन डिकेड्स। पीएन क्या है, पॉपुलेशन एट आफ्टर एन डिकेड्स। आफ्टर एन डिकेड्स किसके आफ्टर, पी नॉट के आफ्टर, पी नॉट के बाद। पी नॉट कहां पे है,
पी नॉट और पी एन के बीच में कितने एन का डिफरेंस है, कितने डिकेड का डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू एन। आर निकालने का, यह ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आर निकालने का 3 मेथड है। यहां पे आर निकालने का 3 मेथड है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। देखो, एक तो ये तो है ज्योमेट्री इंक्रीज मेथड, फंसना मत चीजों में। लैंग्वेज पे ध्यान देना। पी एन इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन हम लोगों ने निकाल दिया। अब आर निकालने का अलग अलग मेथड है। आर जो है निकलेगा वो अलग अलग मेथड से निकलेगा। आर क्या निकलेगा अभी मैं समझाऊंगा इसको एग्जांपल पॉइंट्स ऑफ व्यू से। अरिथमेटिक मीन मेथड से, अरिथमेटिक मीन मेथड से, दैट इज आर। परसेंटेज आर अगर निकालना चाह रहा हूं तो हम लोग को आर क्या निकालना होगा, अरिथमेटिक मीन से परसेंटेज आर निकालना है। R1 R2 अरिथमेटिक का मतलब है मीन, R4 इसी तरीके से Rn डिवाइडेड बाई n। सिंपल हमने क्या किया, मीन निकाल दिया। इसको हम लोग सीधे सीधा बोलते क्या, एम अरिथमेटिक मीन। क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है ना भाई। दूसरा क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन। तो जियोमेट्री है तो जियोमेट्रिक मीन निकलना चाहिए, तो जियोमेट्रिक मीन मेथड से हम लोग, देखो ध्यान से, पॉपुलेशन, ध्यान से वर्ड को ध्यान रखना, पॉपुलेशन निकालने का मेथड ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है भाई। ये आर जो है निकालने का मेथड है अरिथमेटिक मीन मेथड है। आर निकालने का मेथड मीन मेथड है, ज्योमेट्री मीन मेथड है, ये याद रखिएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन मेथड क्या होगा, ध्यान से, क्या हम लोग जानते हैं, परसेंटेज आर इज इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 इंटू Rn की पावर 1 बाई n, की पावर 1 बाई n। इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो कितना, इस तरीके से लिखते हैं n, ठीक है, दैट इज R1 इंटू इंटू R2 इंटू R3 इंटू क्या Rn। ये क्या है, ज्योमेट्री मीन मेथड है। अगर मैं यहां पे लॉजिक थोड़ा बात करूं कि वाटर का जो प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है, वहां पे अगर क्वेश्चन पूछ रहा और मेरे से कुछ भी नहीं बोल रहा है, ध्यान से ध्यान देखिएगा, यहां पे अगर ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से मुझे कैलकुलेशन करना है, मुझे कुछ भी नहीं बोला है कि आर इससे कि इससे, तो हमें पता है, नोट डाल के लिखिएगा कि एम जो है वो बड़ा होता है किससे, जीएम से। तो इसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन, और इसको क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्री मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है, बड़ा है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। तो हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट जो डिजाइन करते हैं, ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसी मेथड को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है, ठीक है या नहीं। तो हम लोग को इसी तरीके से निकालना है, ये क्लियर है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी मैनुअल से काम करता है। तीसरा मेथड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका यूटिलाइजेशन क्या है अभी हम लोगों को समझ में आएगा। बड़े ध्यान से देखना, अगर मेरे को, चलिए पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक है।
कि परसेंटेज आर निकालने का एक और तरीका है पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट की एन -1 -1। अब यहां पे ये फॉर्मूला है। एग्जाम्पल क्या है, एक मुझे डाटा 1960 का पता है कि 10K है और 90 का डाटा पता है कि 20K है। मेरे से कोई पूछेगा एक्स जगह पे कुछ और डिस्टेंस पे, तो ये डाटा अगर ऐसा है, बीच के कोई डाटा नहीं अवेलेबल है, समझिएगा, ठीक है, या इसको Pn और P0 मान लीजिए, मतलब दोनों नोन होना चाहिए, ये दोनों। अगर ये दो डाटा पता है और बीच के डाटा हमें पता नहीं है, तो हम लोग आर जो निकालेंगे वो इस मेथड से निकालेंगे, ना कि इस मेथड से निकाल पाएंगे। ठीक है, ये जो एन है, मैं इसलिए एन लिख करके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, इसलिए मैं रुक गया, क्योंकि पी एन यहां पे हम लिख रहे हैं और यहां पे पी एन लिख ले हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं, मान लीजिए P1 है और इसको क्या लिख रहा हूं, P2 है। इसीलिए मैं रुक गया थोड़ा सा कि यहां पे क्या लिख दूं, मैं P2 लिख दूं और P1 लिख दूं, क्योंकि n लिखने का मतलब क्या है कि 1990 से नहीं 2030 में निकालना है, तो n जो है वो क्या है, 2030 है, Pn जो है वो 2030 है, तो हमें ये चीजें काम करनी। क्लियर है? तो P2 बाई P1 जो दो नोन है, इन दोनों का रेशियो अंडर रूट -1, और ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 डिकेड्स है, तो n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3। ये आपके पास 3 फॉर्मूले हैं आर निकालने का, परसेंटेज इंक्रीज इन ग्रोथ का निकालने का फॉर्मूला है। तो ये वाला ध्यान रहे कि जब हमारे पास दो डाटा ही सिर्फ पता है, एक 1900 का और एक 2000 का, बीच के 10 डिकेड का डाटा ही नहीं पता है मेरे को, अब मैं क्या करूंगा, भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है, हमें इनिशियली बोला गया कि 1980 में इतना करोड़ था और 2030 में इतना करोड़ है। अब बीच में बोले, बीच में बताओ कि कैसे कैसे बढ़ा, क्या हुआ है, तो बोलेगा डाटा चूहा खा गया, तो क्या करोगे, तो हम एक अंदाजा लगाएंगे कि अच्छा ठीक है, ये यहां पे ये है तो यहां पे है, बीच का डिफरेंस n को रिप्रेजेंट करेगा। तो लिखना है तो लिख लीजिएगा, n इज द नंबर ऑफ डिकेड बिटवीन P2 एंड P1, नंबर ऑफ डिकेड बिटवीन P2 एंड P1। क्लियर है? तो नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन P2 एंड P1, क्लियर है? तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ decades between P2 and P1. This is the geometric increase method. तो याद रहेगा, अगर कोई पूछेगा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड क्या है, तो आप बोलोगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का मेथड है। अगर कोई पूछेगा ज्योमेट्रिक मीन मेथड क्या यूज करते हैं, तो आप बोलोगे परसेंटेज ग्रोथ को निकालते हैं, दैट इज आर, परसेंटेज आर। क्वेश्चन निकालिए, लगाइए कंप्यूटर वहां से। छप जाना चाहिए माइंड में। ये ज्यादातर लोगों का ये कंप्लेन क्या है कि भूल जाते हैं सर, तो मैं इसलिए ज्यादा डिटेल से बातें कर रहा हूं, भूलना नहीं है भाई। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड फॉर द ईयर 2011 एज गिवन इन द फॉलोइंग डाटा, डाटा दे रखा है सर, ठीक है। तो मैं उतना नहीं लिखूंगा, मैं सॉल्यूशन करूंगा टेबल बना करके, मैं थोड़ा सा बच जाऊंगा काम चोरी अपने भाषा में। ये क्या है, ईयर, और ये क्या है, पॉपुलेशन।
ईयर है पॉपुलेशन 1951, 61, 71, 81, 61, 71 निकालना कहां का है 2021 का। तो पहले हम लोग इस पे सॉल्यूशन करते हैं। पॉपुलेशन क्या हो गया 93,111, 93,111, 132, 161। मुझे चाहिए पॉपुलेशन कितना P2011 में कितना है पॉपुलेशन चाहिए किससे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से। किससे मैं निकाल रहा हूं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से निकालना चाह रहा हूं। तो मैं लिख दूं क्या ऊपर क्योंकि क्वेश्चन हट जाएगा फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड ठीक है पूरा लिखू भाई जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। क्वेश्चन हटाइए कंप्यूटर मास्टर बड़े ध्यान से देखिएगा। हम लोगों को करना क्या था सबसे पहले आर निकालना है। पहले हम लोग आर निकालेंगे फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे या परसेंटेज आर सीधा सीधा हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए यहां से डिफरेंस क्या है डीपी बाई डीटी एक डिकेड का 93,111 11 प्लस 7 दैट इज 18 डिवाइडेड बाई कितना इनिशियल पॉपुलेशन 93 इंटू 100 दैट इज R1। दूसरा इंक्रीज क्या डीपी बाई डीटी डीटी क्या है 1 डिकेट्स n तो 132 माइनस 11 मतलब 22 21 डिवाइडेड बाई 111 इंटू 100 दैट इज R2। इन दोनों का डिफरेंस dp बाई dt डिवाइडेड बाई p p इज द ओरिजिनल जिससे बढ़ रहा है तो 61 इतना क्या होगा 29 डिवाइडेड बाई 132 इंटू 100 दैट इज R3। कैलकुलेटर दीजिएगा वो R1 R2 एंड R3 हम लोगों ने निकाल के लेके आ गए। R1 R2 एंड R3 आ गए हमारे पास 18 बाई 93 इंटू 100 और सीधा सीधा ये डायरेक्ट। तो आप पहले इंक्रीज निकाल सकते थे आर निकाल सकते थे और उसके बाद रेट निकाल सकते थे परसेंटेज। मैंने डायरेक्ट निकाल लिया कि पहले इंक्रीज फिर ओरिजिनल फिर इंक्रीज फिर ओरिजिनल फिर इंक्रीज फिर ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब कहां से कहां इंक्रीज में निकालना चाह रहा हूं दिस इज द इंक्रीज 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 19.35। अरे यार 19.35 कितना परसेंट R2 21 डिवाइडेड बाई 18.92% सॉरी 18.92 उल्टा लिखा गया नहीं 92 ठीक है 29 डिवाइडेड बाई 132 इंटू 100 21.97 दैट इज R1 R2 एंड R3। मेरे को कुछ भी नहीं बोला है मैंने बोला ना मैं और ये सब मैं पॉपुलेशन किस लिए निकाल रहा हूं दाल चावल बेचने के लिए थोड़ी मैं निकाल रहा हूं पानी को प्रोवाइड कराने के लिए। तभी मैंने बताया कि पानी प्रोवाइड करना है तो आर किसके थ्रू निकालना पड़ेगा ज्योमेट्रिकल मीन से निकालना पड़ेगा आर। तो देखो एन R1 R2 R3 दैट इज 3 R1
into R2 into R3, that is 3. R1 19.35 into 18.92 into 21.97. क्लियर है? यहां से अगर मैं निकालता हूं तो 19.35 इंटू 18.92, आप लोग भी करते रहिए, लॉजिक समझ ही गए हैं। 7 की पावर 1/3, 20 पॉइंट आर जो है 20.036% आ रहा है। ठीक है, क्या है? पर डिकेड। क्लियर है? यही है ना, कांस्टेंट हमने मान लिया, रेट ऑफ ग्रोथ ही को कांस्टेंट मान लिया, तो रेट ऑफ ग्रोथ ये मतलब वहां पे एवरेज हम लोग ले रहे थे पिछले मेथड में, इसमें हम लोग रेट ऑफ ये निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है? पॉपुलेशन। हमें फॉर्मूला क्या है? पी एन इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन। पी एन कितना का निकालना है क्वेश्चन में? P2011। मुझे पता कितना है? P 1981 का पता है, 1981 का पता है। 1 प्लस R कितना है जो हमने निकाला है? दैट इज 20.036 डिवाइडेड बाई 100। N कितना? इसके बीच में डिफरेंस कितना? 3, दैट इज 3। टू 278.46458। अरे यार क्या हो रहा है भाई? 278.458 ये आ रहा है। ये सारे के सारे जो डाटा थे, इतना छोटा छोटा पॉपुलेशन तो होगा नहीं, तो अगर मेरे ऐसे भी मैं बता दूंगा तो मुझे कोई गलत नहीं कहेगा। अब दूसरी बात देखो, आदमी जो होगा वो 458 में तो नहीं होगा, आधा आदमी होगा क्या? नहीं होगा ना। या टुकड़े में आदमी होगा क्या? नहीं। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 279% है। अगर क्वेश्चन में देखो जनरली लिखा है ये जो है ना 1000 में है, तो आप इसको भी क्या कहोगे? इन 1000 में। तो हम लोग इस तरीके से समझ लेंगे। अगर ये सारे के सारे पॉपुलेशन इन के है 1000 में है, तो ये भी इन 1000 में है, इन 1000 में है। कितना? इतना हम लोगों ने लिख दिया, तो हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मत करना, ऐसे इसको 1000 में कन्वर्ट कर लो पहले, तो 278,458 ये है एक्चुअल में आंसर। अब टुकड़े उकड़े नहीं है, खत्म। अगर अभी भी टुकड़े में होंगे तो हम अभी भी इसको चेंज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन का नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। 3rd, 4th, 5th, फिर कंपेयर तीनों का, चारों का, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन हो जाएगा खत्म, फिर हम लोग वाटर डिमांड में जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आई थिंक मैं जो समझाना चाहा आसान भाषा में मैं समझा पाया, और हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे बड़े ध्यान से। एक एक चीज इस तरह से समझेंगे कि हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं हो, और हमारे बच्चे इसी के लिए हमें जानते हैं कि बड़े आसानी से हम चीज़ों को कवर कर देते हैं। तो बाकी आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे लेक्चर कैसा लगा, कोई सजेशन तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नहीं किए हैं तो कीजिए,
फॉर मोर इंफॉर्मेशन बेल आइकन को दबाना भूले ना, ताकि कभी भी कोई इंफॉर्मेटिव लेक्चर आए तो आपके पास तुरंत इंफॉर्मेशन जाए और आप देख पाए। ठीक है, और कोई सजेशन है तो जरूर, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए ताकि हम लोग भी और मोटिवेट हों और अच्छे काम करने के लिए आए। बाकी गुड लक, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। क्लियर?